डब्बू हनुमंत को बताता है कि पुलिस को हुजैर वालिया के घर पर मिली अंगूठी के कारण आयशा फंस सकती है। हनुमंत दावा करता है कि वो आयशा को बेकसूर साबित कर निर्मल और रानी के संबंधों को उजाले में लाएगा। आयशा विजय को बताती है कि वो हुजैर वालिया से मिलने उसके घर गई थी। उधर हनुमंत इंस्पेक्टर को बताता है कि इस अंगूठी के जरिए कुछ लोग आयशा को फंसाना चाहते हैं। राधा मंदिरा को अपने खुद का ऑफिस होने के सपने के बारे में बताती है। हनुमंत और निर्मल के बीच अदालत में बहस होती है और हनुमंत मुकदमा खारिज करवाता है। गुड मॉर्निंग। मिस्टर हनुमंत सिंह। वेल, हेलो। अजीबो गरीब जिंदगी है हमारी। जब तक हमारे बीच एक जंग नहीं हो जाती, हम एक दूसरे से ठीक से पेश ही नहीं आते। आपको हमारा ये पेशा स्पोर्ट्स की तरह नहीं लगता? घंटे 2 घंटे के लिए कुछ लोग एक दूसरे को हराने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं और मैच खत्म होने के बाद गले लगते हैं, हैंडशेक करते हैं, है ना? I'm sorry to say, गेम अभी खत्म नहीं हुई। इसलिए अगर तुम्हारे जहन में अगर कोई भी फतूर है या यकीन है कि तुम ये केस जीत जाओगे, you can forget about it. अभी अभी जो हमने मैच खेला, मेरे ख्याल से वो तो ड्रॉ हो गया ना। लेकिन फिर तुम क्यों अपने आप को इस तरह हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो? या इस मैच से तुम कोई और उम्मीद लगाए बैठे थे? मैं कुछ नहीं कर सकता। I'm sorry. You really don't have to be sorry. Tell me one thing. आखिर तुम कब तक आयशा की हिफाजत करोगे? कब तक? एक गोलकीपर रिटायर होने तक गोल्स बचाता रहता है, अपनी जीत की हिफाजत करता है। और मेरी रिटायरमेंट में तो अभी काफी वक्त है। जीत की उम्मीद में ज्यादा ऊंची उड़ाने भरने की जरूरत नहीं हनुमंत। अगर तुम हार गए ना, तो यू विल जस्ट फॉल फ्लैट ऑन योर फेस। मैं उड़ाने कहां भर रहा हूं साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आपसे बातें कर रहा हूं। बिकॉज आई नो, आई एम श्योर आई एम गोइंग टू विन। डू यू नो व्हाई? बिकॉज मैं ईमानदारी के हथियार से जंग लड़ रहा हूं और तुम बेईमानी के दलदल में फंसे हुए हो। गेम में बेईमानी नहीं चलती मिस्टर जोशी, क्योंकि वो रेफरी जब पकड़ लेता है ना, then you'll be out of the game forever. वो बेन जॉनसन की मिसाल याद है? That runner, fast runner, 100 meters? नहीं? खैर सुनो, ओलंपिक्स में रेस में फर्स्ट आने के बावजूद भी उसे गोल्ड मेडल नहीं मिला था। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपनी रगों में स्टेरॉइड्स इंजेक्ट किए थे। And he was banned from sports for life. लेकिन मेरा नाम निर्मल जोशी है हनुमंत। ज्यादा नॉलेज मेरे सामने भगाड़ने की जरूरत नहीं। मैं अपनी नॉलेज के बल पर ही खड़ा हूं मिस्टर निर्मल जोशी। तुम्हारी तरह बेईमानी और धोखेबाजी की बैसाखियों पर नहीं टिका। You got it? That's enough, हनुमंत। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? मेरी सलाह मानो। एक्चुअली जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस टू यू। जाकर थोड़ी लॉ और पढ़ो, तब आकर कोर्ट में मेरा सामना करना। अगर यूं ही चले आओगे ना, तो बेकार में तुम्हारा मजाक उड़ेगा, क्योंकि ये केस तो तुम हार चुके हो। मैं प्रीतम दास को जेल से छुड़वाकर ही दम लूंगा। अब तुम ज्यादा दिन उन्हें जेल में रखकर सच्चाई को दफना नहीं सकते। इसलिए अपने स्टेटस की फिक्र करो, अपनी गुडविल, अपनी शोहरत, अपना ये नाम बचाने की कोशिश करो। अभी भी वक्त है।
इस खेल से बाहर निकल जाओ, वरना बाद में सारी विषय पर बाद में तुम्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। अरे नानू, आप इवनिंग वॉक से कब लौटे? मैं जब घर आई तब तो आप नहीं थे, कोई भी नहीं था। तुम देख नहीं रही हो कि मैं अपने मेडिटेशन में हूँ, ध्यान में लगा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन मुझे लगा आपका ध्यान खत्म हो चुका होगा और आप इंतजार कर रहे होंगे कि अभी राधा आएगी और मुझे आसमिक दुनिया से निकालकर इस भौतिक और बनावटी दुनिया में दोबारा ले। बस बस, बात हो गया। ये बता, ये आजकल तू ये तिकड़मी बात है कहाँ से सीख रही है? और आज दिन भर कहाँ रही? ऑफिस में थी नहीं, मैंने 3 बार फोन किया। मैं कोर्ट गई थी नानू। कोर्ट? क्यों, क्या करना? अरे निर्मल जोशी है ना, मंदिरा के पिताजी, आज वो केस लड़ रहे थे, वो उजैर वाला मर्डर केस। और पता है उनके ऑपोजिट कौन थे? मिस्टर हनुमंत सिंह नानू। वो ना जिस केस में वो लड़की है जिसे तुम्हारी माँ देखभाल कर रही है, क्या नाम है उसका? आयशा। आयशा, आयशा, वो भी तो शक के दायरे में थी ना? है नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे इतने काबिल वकील मिस्टर हनुमंत सिंह डिफेंड कर रहे हैं, तो बस 2-4 सवालात हुए and then the court was adjourned, the case was closed। नानू उस बेचारी लड़की को खामखा फंसाया गया है। पर आपको पता है नानू, मैं मिस्टर हनुमंत सिंह को नहीं मिल पाई। बेटा, तुम्हें उन्हें मिलना चाहिए था, बताना चाहिए था कि तुम किस माँ की बेटी हो, और फिर देखते वो तुम्हें कितनी अच्छी तरह मिलते, अपनी कामयाबी के 2-4 पॉइंट बता देते। कैसे मिलती नानू, मैं तो ऑपोजिट पार्टी में थी ना। वैसे भी केस क्लोज्ड हो गया, उसकी वजह से निर्मल जोशी इतने परेशान थे, और उस पर अगर मैं हनुमंत सिंह को मिलने जाती तो फिर जले पर नमक छिड़कना ही होता ना। You're right, ये बात तो ठीक है। और वैसे भी निर्मल जोशी बहुत चिढ़ते हैं मेरी और मंदिरा की दोस्ती से। नानू, जब से माँ ने आयशा को संभालना शुरू किया है ना, तब से उनका मेरी तरफ का बर्ताव बिल्कुल बदल गया है। पता नहीं क्यों वो उस बेचारी लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें आयशा के लिए कोई बहुत बड़ी रकम मिलती है, और मेरा ये भी ख्याल है कि जब आयशा रानी धवन के बारे में अपना बयान देगी तो बहुत से लोग नंगे हो जाएंगे, बहुत से लोगों के चेहरे से नकाब उठ जाएंगे। लेकिन अब ये चेहरे छुपाना इतना आसान नहीं है। क्यों, ऐसी क्या बात? हनुमंत सिंह जो लड़ रहे हैं केस। लगता तुम हनुमंत सिंह जी से बहुत प्रभावित हो। बहुत 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 ज्यादा। अच्छा, आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा। ओहो कैसे हैं आप? अच्छा हूँ हनुमंत, इस अखबार को पढ़कर तो आज और भी खुश हूँ। अभी तुम्हारे बारे में ही पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लिखा। इसमें लिखा है कि तुमने हौजर के केस को बड़ी होशियारी से हैंडल किया। हौजर के कत्ल को खुदकशी में बदल के तुमने कई नए रेस को खोल दिया। एक बात मेरी समझ में नहीं है हनुमंत, इस केस में आयशा कैसे फंस गई? वारदात वाले दिन उसकी मौजूदगी पर ये लोग कैसे शक कर सकते हैं? वो तो कई महीनों से रानी और हुसैन के चंगुल से बचने की खुद कोशिश कर रही थी। प्रीतम साहब, डर इंसान को खतरे से सतर्क होने की बजाय और खतरे के सामने ला खड़ा कर देता है। आयशा भी इसी डर का शिकार है। रानी धवन और उजैर वालिया ने उसको इतना डराया कि दहशत के मारे वो उजैर के घर उसका कत्ल करने चली गई। क्या? लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, उजैर का कत्ल हो गया, और ये कत्ल इकबाल रफी ने किया। कैसी बातें कर रहे हो हनुमंत? तुमने तो उस कत्ल को खुदकुशी साबित किया है। ये एक लंबी कहानी है प्रीतम साहब, आप बस इतना समझ लीजिए कि मैंने जो कुछ भी किया वो आयशा की भलाई के लिए किया। अगर मैं इस कत्ल के केस को कत्ल का केस ही रहने देता और अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर देता जिन्होंने ये किया है, तो बहुत सी उलझनें पैदा हो जाती। निर्मल जोशी और इकबाल रफी आयशा को फंसाना चाहते हैं। अगर मैं आयशा को एक गवाह की हैसियत में अदालत में पेश करता, बहुत से सवाल उठते कि वो वहां क्यों गई, उसने वहां क्या किया,
क्या वो अक्सर वहां जाया करती थी? निर्मल जोशी ये चाहता था कि किसी भी हाल में आयशा रानी धवन के खिलाफ गवाही ना दे सके, कत्ल के जुर्म में जेल चली जाए। और मैंने इस कत्ल के केस को खुदकुशी साबित करके आयशा को फंसने से बचा लिया और हम अपने मकसद को हासिल कर सके। एक बार रानी गिरफ्तार हो जाए तो हम निर्मल जोशी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं कि रानी वाला केस हम अदालत से हटा लेंगे, बशर्ते वो आप पर लगाए गए तमाम इल्जामात हटा दे। एक्चुअली आपके केस में नाक घुसाकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। कैंची की दो धारों के बीच अगर कोई अपनी नाक रखेगा तो जाहिर है उसकी नाक तो कटेगी। उजैर वालिया ने आपको रिश्वत देने की कोशिश की जब आप मिनिस्टर थे, आपने इनकार कर दिया। रानी और उसने मिलकर आप पर यह इल्जाम साबित कर दिया कि आप मिनिस्ट्री की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक औरत जिससे आपका अफेयर चल रहा है उसको देते हैं जबकि उस औरत को आपने कभी देखा ही नहीं, आप उससे मिले ही नहीं, और वो औरत रानी के ग्रुप की है। आपको जेल में डालने के बाद उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि मैं आपका दोस्त हूं, आपको अपना गुरु मानता हूं और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, उजैर को तो अपने किए की सजा मिल गई हनुमंत, लेकिन जिस वक्त इन्होंने मेरे पर इल्जाम लगाए थे तुम नहीं थे। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना ही किसी पार्टी मेंबर ने, ना ही किसी और ने। मैं बिल्कुल अकेला था और तो और वो खुश हो रहे थे। लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी लक्ष्मी मिली। लक्ष्मी जी की वजह से हमें आयशा मिली, और आयशा को उन लोगों से बचाने के बाद विजय लक्ष्मी जी के एनजीओ में आया। वहां से उसका हमारे साथ सिलसिला जुड़ा। एक्चुअली मुझे भी आयशा जैसी किसी लड़की की तलाश थी जो रानी के साथ काम करती हो, जो रानी के खिलाफ गवाही दे सके। मुझे ये नहीं मालूम था कि इस केस के जरिए मैं आपको आपकी पत्नी से मिला रहा हूं। मेरी पत्नी से नहीं हनुमंत, मेरी बच्ची की मां से भी। पापा, लेट्स मेक अ डील। अगर आप शराब पीना छोड़ देंगे तो मैं यहाँ आपके साथ आकर रहूंगी। माँ को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट वो खुश होंगे कि आपने शराब पीना छोड़ दिया। छोड़ दीजिए ना पापा। ये तुमसे किसने कहा कि तुम मेरे साथ रहने लग जाओगी तो मैं अकेला नहीं रहूंगा? तुम तो पूरे 24 घंटे मेरे साथ नहीं रहोगी। तुम मेरे साथ रहने लग जाओगी फिर भी मुझे खुद का सामना करना पड़ जाए। फिर मैं भागना चाहूंगा और मेरे अंदर से खुद का निकलना ही एकमात्र रास्ता होगा, और कुछ नहीं। मेरे हर सवाल का जवाब आपके पास है ना? ये लीजिए। भाई से कहिएगा कि कल मुझे मिलकर जाए। ऐसा खाना बनाने के लिए उसके पगार नहीं दिया जाता, और झाड़ू तो मानो इस घर में कभी लगा ही ना हो। अरे अपना गुस्सा भाई पर क्यों निकाल रही हो? क्या सोच रही हो? आप वाकई जानना चाहते हैं? पापा, आप इतना अच्छा लिखते हैं। हर अखबार को, हर मैगजीन को आपकी ख्वाहिश है। आप अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कहते हैं सब में कुछ कमी है। जानते हैं क्या कमी है? उनमें आपकी कमी है, क्योंकि आप वहां नहीं है जहां आपको होना चाहिए। बस जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब जाते हैं, अपने लफ्ज भेज जाते हैं। हमेशा के लिए क्यों नहीं लिखते आप? पापा, आप अपने आप का सामना कीजिए, अपने आप से भागना छोड़िए प्लीज। तू अभी बच्ची है। पापा, मैं अभी वकील हूँ। तो एक काम करते हैं, तू मेरा केस लड़, भगवान से लड़। तू ये साबित करने में जीत जाएगी कि मैं बेगुनाह हूं।
मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस केस में फंसा। अगर मैं नहीं फंसा होता हनुमंत, तो मैं शायद कभी लक्ष्मी से नहीं मिल पाता। मुझे आज तक नहीं पता लग पाता कि सुधांशु ने आखिर लक्ष्मी से शादी क्यों की, उस बेचारी पर क्या क्या गुजरी, उसने कैसे कैसे दिन देखे। इतने सालों बाद जब मैं लौटा, मैं जब लक्ष्मी के घर गया तो अरे भाई, उस लाडली को हमें भी तो दो, हर वक्त बाप से चिपकी रहती है, हैं? संभाल के बाबूजी, मैं जरा अंदर जाता हूँ, मुझे एक आर्टिकल पूरा करके स्टेट्समैन को भेजना है। ओके बेटा, ओके। लक्ष्मी बेटा, तुम अपने काम पर वापस नहीं जा रही? वो तुम्हारा सोशल वर्कर बनने का इरादा, किसी गांव में रहकर उसे शहर से बेहतर बनाने की तमन्ना, वो सब खत्म हो गया क्या? नहीं बाबा, राधा को थोड़ा और बड़ा हो जाने दीजिए ना। अच्छा बेटा, वैसे तू खुश तो है ना? जी मैं बहुत खुश हूँ। इससे ज्यादा खुशी मैं तकदीर से मांग भी नहीं सकती। सुधांशु बहुत अच्छा आदमी है, उसको पति के रूप में पाकर मैं बहुत खुशनसीब हूँ। राधा भी खुशनसीब है कि उसे ऐसा पिता मिला। और एक बात कहूँ बाबा, खुशनसीब आप भी हैं, क्योंकि सुधांशु से अच्छा दामाद आपको नहीं मिलेगा। चले जाओ पीयूष, चले जाओ। बुरा मानने का या गम करने का इसमें क्या है? जैसे लक्ष्मी को अकेले छोड़कर जाना तुम्हारी मजबूरी थी, वैसे ही लक्ष्मी की भी कोई मजबूरी रही होगी। शायद इसीलिए उसने सुधांशु से शादी कर ली। चले जाओ। अगर सुधांशु और लक्ष्मी की नहीं तो उनकी बच्ची की खातिर उसे तो अपने माँ बाप की जरूरत है। क्यों उनके पीछे आकर उसकी बच्ची की खुशियों को तबाह करोगे तुम? चले जाओ यहाँ से। कितना बेवकूफ था मैं हनुमंत, कितने छोटे हो गए थे मेरे ख्यालात। उस दिन सुधांशु और लक्ष्मी को साथ साथ खुश देखकर, दूर से देखकर मुझे लगा कि इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है, मेरे विश्वास को तोड़ा है। वो तो अगर तुम्हारे जरिए मैं लक्ष्मी से नहीं मिल पाता तो ताउम्र ये बात मेरे दिमाग पे बनी रहती है। वो लोग बाबूजी की वजह से ये नाटक कर रहे थे, शायद ये बात मुझे कभी शायद नहीं होती। मैंने अपने एक अच्छे दोस्त के बारे में ऐसा सोचा, जिसने मेरी बेटी को एक बाप का नाम देने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसके बारे में मैंने ऐसा सोचा। समाज लक्ष्मी पर उंगली ना उठाए, मेरी बेटी जायज कहलाए, इसलिए उसने लक्ष्मी से शादी की। उसके बारे में मैंने ऐसा सोचा। लेकिन हनुमंत, पता नहीं क्यों बाबूजी को कभी इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ सही नहीं है। हो सकता है शायद मेरे वापस लौटने का वक्त गलत रहा हो। प्रीतम साहब, इसी को तो किस्मत का खेल कहते हैं। लेकिन हनुमंत, मैंने उस औरत के बारे में ऐसा कैसे सोचा? सच में वो औरत नहीं है, देवी है, देवी। सिर्फ मेरी खातिर उसने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। और वो दोस्त क्या भाई है, वो मेरा भाई। अपने वादे को निभाने के लिए हनुमंत वो मिट गया, लेकिन उसने अपने दोस्त को जो वादा किया था, उसकी अमानत की हिफाजत का, उसे कभी नहीं तोड़ा।
उस पर मैंने शक किया।